इन जनरल अगर हम बात करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो ये 98% सच है कि औरत को ज़्यादा काम करना पड़ता है, औरत की लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे उस दौर में, जैसे मैंने हाई स्कूल 2003 में किया और इंटर मैंने 2005 में किया, उसके बाद 2 ही ऑप्शन मुझे बताए गए थे, या तो आप साइंस में चले जाइए या फिर आर्ट्स में चले जाइए। मुझे वैसे सीएस बनना था तो मैंने लॉ की पढ़ाई करी, सीएस नहीं करा। तो जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत शौक होता है कि मैं यंग एज में पढ़ाई करके साथ साथ कमाऊं भी, इंडिपेंडेंट बनूं, तो मुझे बहुत क्रेज था। तो मैंने क्लास 10 से ट्यूशन देना शुरू किया। जब मैं 12th में आई तो मैंने वोडाफोन के कॉलिंग सेंटर में भी काम किया, जहाँ मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिलते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है एंड रिगार्डिंग माई वॉइस। मेरे फादर एक जर्नलिस्ट हैं, तो जब बड़े हो रहे थे तो उनको देखा था काम करते हुए कि कैसे काम किया जाता है, और जिस तरह से वो जिस पैशन से काम करते थे, जिस पैशन से काम करने से उनके लोगों को प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व होती थी या बड़े इश्यूज़ पे काम करते थे, तो वो देख के मेरा इंस्पिरेशन उधर से ही आया। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उस समय भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई महंगी हुआ करती थी, और जो बहुत महंगे ऑप्शंस थे वो पहले ही मिडिल क्लास में कट हो जाता है, गर्ल्स के लिए खास तौर पे। तो बाय चॉइस मैंने बीएससी नहीं किया, बाय मजबूरी मैंने बीएससी किया। तो मैंने मास्टर्स जो है वो फिज़िक्स में किया। फिर जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गई तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टॉक्स होते थे, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आते थे, बहुत लेडी साइंटिस्ट आती थी, महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे थी। तो बहुत प्रोवोकिंग लगता था कि हाँ अच्छा है, हमें भी हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। मैं कॉलेज में गई और सडनली मुझे एक बार किसी ने बताया कि इवेंट्स होते हैं और उसमें ना आपको पैसे मिलते हैं, यू अर्न गुड। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ब्रांड था हिमालय हर्बल्स, जिसमें हमें हर कॉलेज में जाके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था। तो वहाँ से मेरे एंकरिंग करियर की शुरुआत हुई। आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल आउट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जिनकी आवाज़ दब जाती है, जो अपने मुद्दों पे नहीं लड़ पाते हैं। एंड एज अ जर्नलिस्ट आई फेल्ट वहाँ पे मेरा रोल आता है, जहाँ पे हम सरकार और जो जनता है उनके बीच की जो दूरी है, उनके जो मुद्दे हैं, जो फासला है, वो दूर कर सकते हैं अपने काम से। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इवन नाउ। मुझे सपोर्ट मिला है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। बस कन्फ्यूजन्स रहे हैं फैमिली में कि इसके बाद क्या। हमेशा बहुत जल्दी रहती है फैमिली को आउटपुट की, ठीक है। अभी भी अगर मेरी परमानेंट जॉब, सरकारी नौकरी नहीं है या बहुत हाई फाई पैकेज पे मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरा सिग्निफिकेंस 0 हो जाता है फैमिली में जाके। इस फील्ड में आने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो वो है मेरे मॉम एंड डैड, स्पेशली मेरी मॉम, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हमें लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। रोज़ हम अनजान जगह पे जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, तो बिना किसी चीज़ की परवाह किए, चाहे वो लेट नाइट शोज़ हों, वो मेरे साथ लेट नाइट तक रहती थी। जर्नलिज्म बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही। पर मेरी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे फादर एक जर्नलिस्ट थे और माय मदर ऑल्सो न्यू कि क्या टाइमिंग्स होते हैं, क्या वर्क आवर्स होते हैं, कैसे मेल एक जो वर्ल्ड है जर्नलिज्म का, उसमें आपको कैसे संभल के काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ों पे बहुत सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का। जो रिश्तेदार होते हैं वो आके डैड को बोलते भी थे कि अरे आपकी बेटी तो मॉल में खड़े हो कैसे बोल रही है, आपको अच्छा लग रहा है? तो पापा उनको ज़रूर मुंह तोड़ जवाब देते थे। बहुत लोग आए, बहुत कुछ बोला, बट मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे बोला कि तुम जब तक कुछ गलत नहीं करोगी हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं, तो तुम इस करियर में बिल्कुल बेझिझक आगे जाओ। उसका रीज़न है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। जो बहुत अवेयर स्टूडेंट्स होते हैं या जो बहुत अवेयर पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे तो चले जाते हैं हायर एजुकेशन में, लेकिन जैसे गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां हैं
या वो लड़कियां जिन्होंने जैसे तैसे करके साइंस में पढ़ लिया, लेकिन फिर पेरेंट्स एकदम हाथ खड़े कर देते हैं कि अब बहुत पढ़ा लिया, अब तो हमारे बस की नहीं है, इतना बहुत होता है, तो फिर वहाँ फिर लैक हो जाते हैं। मेरे साथ हॉस्टल में लड़कियां थी, उसमें साइंस में कितनी थी, मुश्किल से 4-5। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब सिर्फ 9 लड़कियां थी। पीएचडी में भी मेरे बैच में सिर्फ 4 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे सारे। तो अगर आप रेशियो देखा जाए तो अभी भी हायर एजुकेशन में लड़कियों का रेशियो बहुत कम है दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से। जर्नलिज्म में डेफिनेटली वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। दिल्ली बॉम्बे से जब जर्नलिस्ट आते हो तब आप देखेंगे फिर भी उनको अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, वन ऑफ इवेंट होता है, तो आपको फिर भी फीमेल जर्नलिस्ट दिखाई दे जाएंगी कवर करती हुई, बट वो भी जनरली आई हैव नॉट कम अक्रॉस दैट सच एन इंसिडेंट। जनरली मेल जर्नलिस्ट को ही बाहर से भी भेजते हैं। आसान नहीं होता है किसी भी फील्ड में काम करना, बट एज एन एंकर जिसमें हम लोग फ्रीलांसिंग पर डे के हिसाब से काम करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे ऊपर आई थी वो थी बॉडी शेमिंग की। मुझे लोग आके सामने से बोलते रहे तुम्हारी एंकरिंग अच्छी है, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, बट थोड़ी सी पतली हो जाती तो शायद तुम्हें और अच्छा काम मिल जाता। बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं अगर किसी इवेंट में गई हूँ तो मुझे बस इस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया कि दूसरी एंकर मुझसे पतली है। जो हायर एजुकेशन में जो लड़कियाँ आती हैं, सबसे बड़ी चुनौती होती है टाइम की, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता था कि लड़की 24 के पार मतलब सब के सब परेशान। कि आप ग्रेजुएशन करते करते आप 21 साल के हो जाते हैं, मास्टर्स करते करते आप 22-23 साल के हो जाते हैं। कुल मिला के इन टोटल अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो आप 25 तक आते आते करते हैं या 24 के बाद करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एज बार टाइम नहीं होता है, किसी को देने के लिए टाइम नहीं है, वो पेशेंस अच्छी फैमिलीज़ में भी नहीं है पेशेंस। आई रिमेंबर एक रेप केस था और हम शहर का नाम नहीं लेंगे, बट हम कोर्ट में थे उस शहर के और बहुत सेंसिटिव रेप केस था और जो अक्यूज़ था उसके कुछ साथी थे जो कोर्ट में आए और उन्होंने मेरी वीडियोग्राफी करी अपने फ़ोन से और वो निकल रहे थे। हमने उनको पकड़ा, उनके फ़ोन में अपनी वीडियो देखा और जिस तरह से वो माहौल बना था जहाँ पे मेरी सेफ्टी उस टाइम बहुत ही ख़तरे में पड़ गई थी और मेरे एडिटर ने तब बोला कि तुम वहाँ से निकलो, लखनऊ वापस आओ, जबकि मेरा ओरिजिनल शेड्यूल ये था कि हमें उस रात उस शहर में रुकना था, लेकिन गिवन जो सिचुएशन हो गई थी मेरी सेफ्टी को लेके उस केस के चलते, क्योंकि रेप केस था, तो ये इस तरह के इंस्टेंसेस बहुत आते हैं और मेल ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट में ये समझ पाना इस चीज़ को मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके लिए एक मुश्किल नहीं आती है और ये लगता है कि आप इतना बढ़ा क्यों रहे हो, बट ये एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हायर एजुकेशन में हम लोगों को 2 से 3 क्लास लेनी होती है, वो भी हम लोग गूगल मीट में या जूम पे करते हैं और हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और जीमेल का यूज़ करते हैं। चारों में ही बहुत ईज़ है काम करने में। अगर हम गूगल मीट के थ्रू काम करते हैं तो उसमें जैसे पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कीज़ हैं, पेन भी होता है कि आप वहाँ ड्रॉ करके दिखा सकते हो, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो पीपीटीज़ भी हम शो कर सकते हैं। और जैसे मुझे मैथमेटिकल डेरिवेशंस ज़्यादातर करने हो या समझाने हो तो उसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मैं उसको लिख के भी समझा सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से डिजिटल मीडिया का रोल बहुत बड़ा है और इसने बहुत हेल्प की है। पैंडेमिक हमें सोशल मीडिया के और करीब ले आया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि पैंडेमिक आ गया है, मेरा एंकरिंग का क्या होगा, और मुझे बोलने की बहुत आदत है। तो मैंने फेसबुक पे अपना एक शो शुरू किया जिसका नाम था AK प्रेजेंट्स। AK स्टैंड्स फॉर एंकर किरण प्रेजेंट्स। तो उसमें मैं खुद से पोस्टर बनाती थी और अपने लखनऊ के लोकल सिंगर्स वगैरह गेस्ट को इनवाइट करती थी और हफ्ते में 2 दिन अपना खुद का एक लाइव शो चैटिंग करती थी। तो उसको करने के बाद वर्चुअल शोज के लिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई और जैसे जैसे पेंडेमिक का टाइम आता गया, जब मैंने 1-2 महीना शोज करे, मुझे वर्चुअल शोज के ऑफर आने लगे, लाइक इंटरनेशनल सिंधी कम्युनिटी के शोज हो गए या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शोज हो गए। तो डिजिटल मीडिया ने ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पैंडेमिक में मेरे करियर को हाइप देने के लिए।
आजकल का हमारा यूथ सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ कर रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट गैदरिंग के लिए हो या कोविड के दौरान ही बहुत लोगों ने हेल्प करी दूसरे को सोशल मीडिया के ज़रिए से, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, बेड्स अवेलेबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो। तो ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा कैच करते हैं अपने प्रोफेशन में भी। आप वहाँ से क्यूज़ भी लेते हैं स्टोरीज़ करने के लिए, जो चल रही होती है बात सोसाइटी में, वो ट्विटर या और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उसका कुछ एक पार्ट दिखाई देता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल यूजेज रहता है। जब से ऑनलाइन मोड शुरू हुआ है टीचिंग का, उसमें जेंडर डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली है जेंडर डिफरेंसेस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड्स सेम प्रोफेशन में नहीं हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन उनको अपना जॉब कंटिन्यू करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जो हमारा अदर मैसेज बॉक्स होता है स्पेशली गर्ल्स का, दैट गेट्स वेरी वेरी टॉर्चरिंग एट टाइम्स। जब आपको लोग कंटिन्यूसली बैड मैसेजेस करते हैं और जब आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो लिटरली गाली दे के जाते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, जस्ट बिकॉज आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो भी कभी कभी बहुत स्कैरी हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई थिंक ये सारी यूनानिमसली सारी औरतों के साथ ये मुश्किल आती है कि ट्रोलिंग उनके अगेंस्ट बहुत होती है, जो मेरे साथ भी हुआ है। स्पेशली विद द मुस्लिम नेम, वुमन नेम, वो लेके जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, अब्यूज़ किया जाता है। ये सिचुएशन बहुत कॉमनली फेस कर रही हैं इंडियन वुमेन। आई थिंक साउथ एशियन वुमेन के साथ ये ज़्यादा होता है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप छोटे बच्चों को डांट सकते हैं, है ना, आप उनको अब कैमरा ऑन करवा सकते हैं ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स से बोल के, ठीक है, आप अटेंटिव रहिए। लेकिन आप मास्टर्स जो भी बच्चा करने आता है वो 22 के ऊपर होता है, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप कैमरा ऑन करो और हमें देखो। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई मेल टीचर होता है तो डेफिनेटली उसकी बात ज़्यादा उससे सुनी जाती है। ये तो सच है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2-3 दिन से हम ये लिख रहे थे कि लखीमपुर खीरी में एक 14 साल की बच्ची का रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसका मेडिकल टर्मिनेशन का, प्रेगनेंसी का। तो कल मेरी उस लड़की से बात हुई, उसका टर्मिनेशन हो गया और वो अपने घर पहुंची। लेकिन यहीं पे जो हमारी जेंडर और इंटरनेट फ्रीडम और इक्वालिटी की जो बात है, वो बच्ची 14 साल की थी लेकिन उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या। तो ये एक पिक्चर है ये दिखाने के लिए कि नॉर्मल एजुकेशन ही जहाँ नहीं पहुँची है, वहाँ हम लोग इंटरनेट से और इंटरनेट का यूजेज, पॉजिटिव यूज़ इन आवर लाइव्स जिस तरह से कर सकते हैं, उससे अभी भी कितना दूर है। प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ में क्या है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उनके पास कुक होता है, उनके पास साफ़ सफाई के लिए होता है, उनके पास स्वीपर होता है। तो उनके लिए डिजिटल मोड एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन बन गया है। उनकी जॉब्स भी अच्छी होती हैं, इसीलिए वो प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि उनकी जॉब्स अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप नॉन प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को ले लो, जैसे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, जिनको खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को कलेक्टिव अगर देखें तो उनको ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी ऐसे इंडिया में जितना भी इंटरनेट का हम लोग शहर में बैठ के हमको लगे कि बहुत ज़्यादा फैल गया है, गांव में आप थोड़ा इंटीरियर में भी चले जाएं तो बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनको इंटरनेट यूज़ नहीं आता है, वो बेयर मिनिमम कर पाते हैं। तो वो एक डिस्पैरिटी अभी भी है इंटरनेट डिसमिनेशन की। क्या आपको लगता है कि जो हमारे घर में काम करने वाली आती है, उसके बच्चे भी किसी सरकारी स्कूल में जाते होंगे, उसके पास तो कोई डिजिटल एक्सेस करने का कुछ भी नहीं होगा, उसके पास कुल मिला के उन फैमिलीज़ में एक स्मार्टफोन होता है, तो वो कैसे डिजिटल मीडिया का यूज़ कर पाएंगे? ये तो प्रिविलेज क्लास और हाई क्लास के लिए हो गया। अपने पे ध्यान दो, अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने दो, बिकॉज जब आप राइज करते हो ना कोई कमी निकाल के लोग आपको नीचे खींचते हैं, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, आपकी आवाज़ की गलती हो, आपकी ड्रेसिंग की गलती हो। कोई एंकर अगर फुल कपड़े पहनती है तो कहते हैं बताओ उसको तमीज़ नहीं है पहनने की, कोई अगर शॉर्ट कपड़े पहनती है तो कहते हैं इसको भी तमीज़ नहीं है। सो इट्स लाइक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टैलेंट, दैट्स इट। कि लड़की पीएचडी कर लेगी तो शादी कौन करेगा? सबसे बड़ा डर यही है। मुझे भी सुनने को मिलता था कि कितना पढ़ोगी भाई, अब पीएचडी के बाद भी कुछ होता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको शिक्षित होना है, आगे तक का सोचना है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। आप डरिए मत, घबराइए मत,
लोगों को छोड़ दीजिए, लोगों का तो काम है कहना, लोग कहेंगे। कि ज़्यादातर ये होता है कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे होते हैं वो औरतों के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं इवन इन ऑनलाइन स्पेस की उनकी बात किस तरह से कही जाए, रादर देन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो आपस में डिसाइड नहीं करती हैं कि उनको कैसे बात अपनी खुद उठानी है। तो ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs इतनी काबिल हैं उनको ज़रूरी है कि वो जाएं गांव में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में निकले शहरों में और ऐसी औरतों को जोड़ें अपने साथ जो कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी उनकी बात को वो खुद उठा सकें।